नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे यूपी के चुनावी समर की, जहां जनता से जुड़े असल मुद्दे गायब हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल 5वें चरण का मतदान होगा। वैसे तो यूपी में बेरोजगारी, महंगाई, विकास, स्वास्थ्य समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन असल मुद्दे इस बार गायब नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना पर क्या बयान दिया, बीजेपी ने इसे लपक लिया। बीजेपी ने अपना प्रचार ही अखिलेश यादव के जिन्ना के जिन से शुरू किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर के दंगे हावी हो गए। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और सीएम योगी ने प्रचार के दौरान दंगों का जिक्र किया। कैराना में पलायन का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। इसके बाद गर्मी निकाल देने के बयान को सपा ने लगातार खींचा और हर सभा में पलटवार किया। अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट पर सजा के ऐलान के बाद इसे सपा से जोड़कर भी प्रचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई की रैली में कहा था, कुछ राजनीतिक दल आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक बात है, इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना चाहिए। जहां लोग सब्जी खरीदने आते हैं, कई जगह साइकिल पर बम रखे हुए होते हैं। एक समय चारों तरफ बम धमाके हुए। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। एक और बड़ा मुद्दा जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं वो है आवारा पशुओं का मुद्दा, लेकिन विकास, रोजगार, बेहतर हेल्थ व्यवस्था जैसे मुद्दे नदारद दिख रहे हैं। सुल्तानपुर समेत कई रैलियों में सीएम योगी बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं, तो वहीं सपा इस मुद्दे पर पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रचार के दौरान मथुरा में मंदिर मस्जिद को भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया। शुरुआती दौर में ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की तैयारी का नारा दिया। इसके कई मायने निकाले गए। कई लोगों ने दावा किया कि वो मंदिर मस्जिद मुद्दे की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इन चुनाव में रोजगार, महंगाई और विकास की बात कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी आतंकवाद की बातें सिर्फ चुनाव की वजह से कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2 चरणों की वोटिंग के बाद ही फतेहपुर की रैली में शमशान, कब्रिस्तान और रमजान की बिजली और दीपावली बिजली जैसे मुद्दे उछाले गए थे। इसके पहले वे 80 बनाम 20%, गजवाए हिंद और तालिबान आदि की बात जोर शोर कर चुके हैं। वह 20% वालों के लिए दंगाई, आतंकी और गुंडा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वह कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात करना नहीं भूलते हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने युवाओं को नौकरी देने, पुरानी पेंशन योजना बहाली और गरीबों के लिए अनाज योजना को पूरे 5 साल चलाने समेत कई आकर्षक घोषणाएं की, लेकिन कई सभाओं में वह योगी के बयानों पर पलटवार ही करते रह गए, चाहे बुलडोजर का मामला हो या फिर गर्मी निकालने का। अब सवाल है कि क्या वोटों का ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे अब जरूरी हो गए हैं? क्या विकास, रोजगार, खेती, किसान के मुद्दे पर वोट नहीं मिलते? अब सवाल यह भी है कि इस तरह की राजनीति से आखिर फायदा किसे है? सवाल है कि नेताओं को सत्ता चाहिए, लेकिन ऐसी बातों से आम जनता को क्या मिलेगा? और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा विनय कुमार सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि सपा नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। अश्विनी शाही जी, इस बार प्रचार प्रसार में हम देख रहे हैं जो असल मुद्दे हैं कहीं खोते हुए से दिखाई दे रहे हैं। बात होती है जिन्ना की, बात होती है बुलडोजर की, अब बात करें अगर मुजफ्फरनगर दंगों की, उस को भी लाया जाता है प्रचार प्रसार के दौरान। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें ज्यादा महत्व देना चाहिए? जी देखिए, ये भी एक असल मुद्दा है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश का एक असल मुद्दा है और हम बाकी पर हम काम कर रहे हैं। हमको चर्चा करने की क्या जरूरत है? हम विकास कर रहे हैं, हमने रोजगार सबसे बेहतर दिया है। हम जो है उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश से एक बेहतर प्रदेश बनाकर लाकर दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिए हैं। तो हमको उस पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमने उस पर काम किया और काम कर रहे हैं। लेकिन ये बुलडोजर की चर्चा जो हो रही है वो एकदम सत्य है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन माफियाओं, जिन आतंकियों, जिन लोगों को संरक्षण दिया हुआ था, जिनके लिए ये काम कर रहे थे, वो भी मुद्दा रखना जरूरी है। क्योंकि अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो गए, या वो आतंकी हो गए जो अहमदाबाद ब्लास्ट में थे, या रामपुर के जो है सीआरपीएफ कैंप के उसमें थे, जिसको अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखकर छोड़ने के लिए एक बात कही थी। इन सबको संरक्षण देने वालों के बारे में भी प्रदेश की जनता को बताना है। बुलडोजर इसलिए बताना जरूरी है कि जो माफिया यहाँ पर संगठित अपराध कर रहे थे, उनकी संपत्तियों को, लगभग 2000 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने का काम भी योगी सरकार ने किया है और उनके
चलाने का काम किया जी, है। आप तो कहा यहाँ जाता पर है इसका ये तात्पर्य बता रहे हैं, लेकिन जो सपा है या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि बुलडोजर चलाने से आप लोगों का तात्पर्य कुछ और ही था। जारा जी, देखिए, बुलडोजर से हमारा तात्पर्य ये नहीं था। हमको पहले देखिए कहा जाता है कि किसी देश में सेनापति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, सेनापति को मार दिया जाए, तो पूरा युद्ध जो है कब्जे में हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जो 2-3 बड़े अपराधी थे, इनके ऊपर कार्रवाई करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध को खत्म करने का काम किया है। तो ये सपा तो कुछ भी कहेगी। अब कल देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आज इन लोगों को मजबूर कर दिया है कि हनुमान जी और राम जी के शरण में ये लोग जाएं। नहीं तो ये लोग तो सरसों के पानी को खूब इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। आज जो है हनुमान जी के शरण में गदा लेकर खड़े हैं। तो ये मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो रास्ता, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि इस भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है कि हम लोग रास्ता बनाते हैं, रास्ते पर चलते नहीं है। हम लोग रास्ता हम लोगों ने दिखाया है इन लोगों को प्रगति का रास्ता दिखाया, बीमारू राज्य से अच्छे राज्य बनाने का रास्ता दिखाया, माफियाओं से मुक्त करने का रास्ता दिखाया। अब ये उस रास्ते पर चलेंगे। चलिए, ठीक है। चलने के बाद हो सकता है। ठीक है अश्विनी जी, विनय कुमार जी से पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब लगातार उन लोगों पर बीजेपी आरोप लगाती है, विनय कुमार जी, कि आप लोग गुंडागर्दी करते हैं और दंगे करवाते हैं और कहते हैं कि 5 साल से हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है, और लगातार बयानबाजी होती है, आपको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है यहाँ पर। हालांकि अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जब उनकी जनसभाएं होती हैं अपनी बात रखने में, पलटवार करने में। लेकिन किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, जो इस तरह का जो प्रचार प्रसार होता है वो कितना फायदेमंद आपके लिए साबित होगा? क्या लगता है कि जनता इस तरह के प्रचार प्रसार से वोट देती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को खुद अच्छी तरह से इस समय पता है जिस तरीके से इनका सफाया लगातार चरणों में होता जा रहा है। जब प्रधानमंत्री को ये कहना पड़े कि आतंकवादी आखिर साइकिलों पे बम क्यों रखते हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि आखिर गरीब साइकिलों से ही क्यों चलते हैं और अमीर हवाई जहाज में चलते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत पहले कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठा, वो कहाँ गया वो सपना? आज उस सपने को मोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आतंकवादी साइकिल पर बम तो रखते हैं। अरे साइकिल पे तो गरीब चलता है जिसको आप देख नहीं पाते हैं। आज आप बात करें बुलडोजर का, क्या हुए? उत्तर प्रदेश में 2 ही 3 माफियाओं का नाम जानते हैं। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिले वाइज माफियाओं का नाम पब्लिश करना चाहिए, 10 सूची बनानी चाहिए, 10 लोगों की सूची बनाइए नंबर वाइज। लेकिन इनका इरादा माफिया राज को खत्म करना नहीं है, ये सिस्टम को ले आने का काम ही अपराध को कम करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बात जो हो रही है, आज मुद्दों पे बात हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। आप देख रहे होंगे जिन्ना गन्ना मन्ना टन्ना इसी तरह की बात होती है। अपने जो संरक्षित माफिया हैं, आशीष मिश्रा जी जैसे लोगों का ये सपोर्ट करते हैं, उनका विरोध नहीं करते कि उनकी जमानत न होने पाए। किसानों का हत्यारा एक जो है एक खुशी जो बेचारी 9 विवाहिता जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, तो उसकी इतना अपराध, कितना बड़ा अपराध था, उसे 1.5 साल रहना पड़ा। और 4 लोगों को जान से मारने वाला हत्यारा, उसकी 3 महीने 4 महीने में जमानत। तो भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है, उसके छलावा को भी जनता जानती है। आज बात हो रही है मुद्दों पे, आज युवा निकल करके वोट डाल रहे। मैं बांसगांव विधानसभा में आज की तारीखों में आपको क्षेत्र से ही बात कर रहा हूँ। बांसगांव विधानसभा में एक विधायक जी हैं जिनकी पिछले चुनाव में 2 करोड़ की औकात थी। आज जब दोबारा पर्चा भरने गए 50 करोड़ हो गया। तो आय किसकी बढ़ी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ी है। जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें लिखा हुआ 50 करोड़ और पिछली बार 2 करोड़। तो किसानों की आय दोगुनी करते करते इन्होंने अपनी आय दोगुनी कर ली है। गरीबों को खाने के बगैर मार दिया है। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को छोड़ करके चले गए बंगाल चुनाव की तैयारी करने। उत्तर प्रदेश को अनाज छोड़ दिया है। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं रह गया है।
महंगाई इतनी चरम पे है। लेकिन कि विनय कुमार जी, यहाँ पर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी इस तरह की बातें करते हुए कई बार हमें दिखाई दी है। गर्मी निकालने की बात भी उन्होंने कही थी, साथ ही साथ वो भी लगातार जिन्ना की बात भी उन्हीं से जिक्र शुरू हुआ था, जिन्ना का, जब बीजेपी ने आप लोगों को घेरना इस मुद्दे पर शुरू किया तो, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं की तरफ से की गई थी यहाँ पर। देखिए, बोला जाए तो एक संयमित भाषा होना चाहिए। उन्होंने अगर जिन्ना की बात की थी तो उन्होंने ये कहा था इस देश में सारे लोग एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, लेकिन एक देश को तोड़ने का काम करता है और एक देश को जोड़ने का काम करता है। तो ये कौन सा अपराध हो गया है? गर्मी तो भारतीय जनता पार्टी की निकल चुकी है। अभी जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है आगे की तरफ, इनकी गर्मी और सर्दी सब खत्म हो जाएगी। आप देखिएगा, ये इनका बोरिया बिस्तर बच चुका है। हम लोगों ने टिकट भी बाबा जी का। चलिए ठीक है विनय कुमार जी, इसका जवाब लूंगी मैं अश्विनी शाही जी से। अश्विनी शाही जी, आप क्या कहेंगे? लगातार आप लोगों पर ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी अब जनसभाओं में जैसे कि हम देखते हैं तमाम दिग्गज आपकी पार्टियों के करते हैं, फिर अमित शाह की हम बात कर लें या योगी जी की बात कर लें। हम बताना चाहते थे, फिर जवाब ले लीजिएगा। जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले उनसे जवाब तो ले लूं मैं। इसमें जोड़ लीजिए, कहते हैं ना परिवारवाद पे बहुत इन्होंने लंबी लंबी बात। मैं 5 गांव की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बड़ा भाई सांसद है कमलेश पासवान, छोटा भाई विधायक है विमलेश पासवान। परिवारवाद की क्या परिभाषा है ये बताएं। लगातार दोनों भाइयों का आय 100 गुना बढ़ते जा रहा है, उससे भी ऊपर बढ़ते जा रहा है। ये है परिवारवाद। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब देने का भी मौका देना चाहिए। अश्विनी जी कहिए। जायरा जी, देखिए विनय भाई बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन इनको ये बार बार ये भूल जाते हैं कि जिस पार्टी की नींव जाति पर पड़ी हो, समाजवादी नाम है लेकिन कहीं समाजवाद नहीं है, परिवारवाद है। क्योंकि मुलायम सिंह एंड सन्स पार्टी है। एक समय एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पर, उसमें निकला था कि 35 से 40 लोग एक परिवार के सांसद, चेयरमैन, विधायक और मंत्री और पता नहीं मुख्यमंत्री क्या क्या थे वहां। परिवारवाद इसको कहते हैं विनय भाई। परिवारवाद इसको भी कहते हैं कि एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं विनय सिंह बन सकते हैं उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बनाया जाता है? नहीं बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की इसलिए बात करती है, एक क्या वाला प्रधानमंत्री बनता है और एक जो है आम आदमी भी उसका अध्यक्ष बन जाता है। ये है हम लोगों का लोकतंत्र। दूसरी मैं संपत्ति पर आता हूँ जायरा जी, यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। इन लोगों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला था। 200 गुने से ऊपर संपत्ति बढ़ी थी इनकी। यूपीए सरकार में थे ये, मनमोहन सिंह की सरकार गिरने वाली थी, अमर सिंह के साथ ये लोग जाकर सीबीआई की जांच चल रही थी। उस समिति की जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके अध्यक्ष थे माननीय मुरली मनोहर जोशी जी। उनके ऊपर दबाव डालकर सीबीआई की रिपोर्ट बदलवा दिया इन लोगों ने। जो बदलवाया, सरकार बचाने की कीमत पर यूपीए की सरकार बचाया, उसके बदले में अपने ऊपर से जांच हटवाई, सीबीआई की रिपोर्ट बदलवा दी गई। एक आम मास्टर मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी संपत्ति कितनी बड़ी है। और भागने की बात मैं कह रहा हूँ तो बोरिया बिस्तर बांधने की जो बात इन्होंने कहा, तो लंदन की टिकट विनय भाई किसने कटवाया है? 11 तारीख को अखिलेश जी लंदन जा रहे हैं, टिकट उनका हो चुका है, तो क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर सबके बीच में है और हर चरण में हम बेहतर से बेहतर की तरफ चले जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि हमारा लक्ष्य 300 से पार का था और उस लक्ष्य को भेजने का काम भी करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2012 के पहले कभी भी अकेले दम पर सरकार नहीं बनाया है और भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत में बन चुकी है और 300 पार का भी आंकड़ा रिकॉर्ड कभी। चलिए अश्विनी जी, देखेंगे इस बार क्या आप 300 पार का आंकड़ा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक परिवारवाद की बात हुई तो ये बात मेरे जहन में आएगी। कल जया बच्चन कह रही थी कि परिवारवाद पे लेकर आप लोग उन्हें घेरते हैं, लेकिन जिनका कोई परिवार ही नहीं है वो कैसे समझेंगे परिवार के बारे में। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बात कही थी जब ये हुआ था कि परिवार में उनके झगड़े हुए थे और पिछली बार के चुनावों में इसका उन्हें नुकसान हुआ था, तो उनका कहना था कि जब परिवार होता है तो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं और जिनका परिवार ही नहीं है वो कैसे समझ सकते हैं परिवार की भावनाओं को। देखिए, अखिलेश यादव जी बड़ा निम्न स्तर की बात करते हैं, यहाँ पर संतों का अपमान करते हैं। एक जगह मैं उनका भाषण सुन रहा था, कहे मेरा घर जो है उनके पीछे है योगी जी के, वहां से चिरंजीवी है वो धुआं उठता है। यानी कि हिंदुस्तान के संतों का, सनातनी परंपरा में कभी भी संत हमें चिलम पीते हो चाहे कुछ कहते हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप नहीं कभी भी लगाना चाहिए, चाहे जिस दल का हो।
अगर हमारे दल का भी कोई लगा रहा है तो मैं उसको गलत, उसका खंडन करता हूँ। लेकिन ये बार बार संतों का अपमान करते हैं, जो संतों की धरती थी, ऋषि मुनि महनीषियों की धरती, हिंदुस्तान की धरती है, और उसका अपमान बार बार अखिलेश जी करते हैं। और कल वही जाकर गदा उठाकर बजरंगबली के दरबार में शीश नवाते हैं। ये दोहरा चरित्र है उनका। परिवारवाद की बात वो करते हैं, कहेंगे जिसका परिवार नहीं है वो क्या जाने। अरे भाई, जिसका परिवार नहीं है वो सन्यासी है, उसके बारे में आप बात कीजिए। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना परिवार छोड़ा, कहां से कहां पहुंच गए थे। आप देखिए, आज ज्यादा दूर की बात नहीं, परिवार छोड़ा, पुतिन की मैं बात कर रहा हूँ। इस देश का मजबूत राष्ट्रपति है वो। आज परिवारवाद की आप बात क्यों करते हैं? आप परिवार में है इसलिए आपके परिवार का मतलब है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है एक मतलब उसको कहिए कि योग गुरु, उनका देखिए चेहरे पर उनका जो चमक है, वो चमक किसी को इनके परिवार में है, किसी के पास नहीं है। वो देश के, आज यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता है कि देश, हिंदुस्तान जो है विश्व का एक मजबूत देश है, उसके प्रधानमंत्री मजबूत है, वो हमारी मदद करें, वो कहता है, और इनको स्वीकार करने में दिक्कत। चलिए ठीक है, विनय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। विनय कुमार जी कहिए। अश्विनी जी, जब कोई कोर्स किया जाता है ना तो एक इंटर्नशिप होती है जो लोग करते हैं, किसी चीज को करने, किसी सब्जेक्ट का कोर्स होता है तो इंटर्नशिप होता है, तब जा करके उस कोर्स को पूरा कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा परिवार है जिसको चलाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी ने इंटर्नशिप किया ही नहीं है। तो उन्हें उस चीज का प्रयोगात्मक कोई अध्ययन है ही नहीं है कि बच्चे क्या होते हैं, दर्द क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं जानते। वो क्या परिवारवाद की बात करेंगे? परिवारवाद की परिभाषा वही कर दे सकता है जो परिवार के साथ जिया हो। और परिवारवाद, इसे ने समाजवादी पार्टी में, राजनीति में कोई परिवारवाद नहीं है। जिसकी अपनी है उसकी जनता ने चुना है। आज देखिए, समाजवादी पार्टी में कोई भी नहीं लड़ रहा है, इस परिवार से कोई भी नहीं लड़ रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक ही परिवार को बराबर मौका दिया जा रहा है। सोनी जी, मैं बांसगांव के मलाव गांव में आज स्थित हूँ। मैं बता दूं आज यार, एक ही परिवार के 2 मदारी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ने उत्तर प्रदेश के इस बांसगांव क्षेत्र को छलने का काम किया है। 2 करोड़ से 50 करोड़, आपको भी पता है ये क्या है। ये लूट नहीं है तो और क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का लूट तंत्र है। लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पर बात नहीं करना चाहती है। ये रंग भेद, जात, मजहब, इन पर बात करना चाहती है। जबकि बात पहली बार है उत्तर प्रदेश में, मैं चुनाव देख रहा हूँ, हम लोग प्रचार करने जाते हैं, महिलाएं कह रही हैं भैया गैस तो मिला रहा और आज गैस भरावे खातिर पैसे नहीं है। आज जब वो क्या कहते हैं कि अपने मेहनत मजदूरी करके, चलिए ठीक है विनय कुमार जी, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर। देखिए, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि हम खासतौर से मुद्दों को लेकर आज बात कर रहे हैं विनय कुमार जी, और जो पिछले 4 चरण के जो चुनाव अब तक हुए हैं उसमें जो मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा सबसे अहम मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और सबसे एक अहम आवारा पशुओं का मुद्दा भी खासतौर से इस बार देखा जा रहा है। अश्विनी शाही जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आवारा पशुओं का जो एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं योगी सरकार उस पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो लगातार इस मुद्दे से, इस मैटर को लेकर काफी परेशान दिखाई दे। विनय कुमार जी जवाब ले लेते हैं ना? ठीक है, लाल टोपी से भाग जाएंगे, चिंता मत करिए, आ रही है लाल टोपी। चलिए ठीक है सायरा जी, देखिए अब विनय भाई लाल टोपी की बात कर रहे हैं। सांड जब लाल देखता है वहीं अटैक करता है। विनय भाई कहाँ आप भूल रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है जो आवारा पशुओं, विनय भाई, आवारा पशुओं का मामला एक अन्ना पशु का मामला आप बुंदेलखंड के 4-5 जिलों में बहुत से नहीं है, बहुत पहले से है। और वहाँ चूंकि पलायन होता था, इस वजह से लोग आवारा पशुओं के बारे में, अगर उसके बारे में पढ़ा जाएगा तो बड़ा विस्तृत चीजें मिलती हैं। उसके बारे में बहुत लोगों ने शोध किया है। और वहां पर बुंदेलखंड के 5-6 जो जिले हैं, उस जिलों में लोग क्या करते थे, पहले पानी नहीं रहता था, सूखा पड़ता था, तो लोग पलायन करते थे, अपने पशुओं को खिला नहीं पाते थे तो उनकी पूजा करते थे, और वहाँ जंगल था वो जंगलों में छोड़ देते थे। तो वो पशु अब जब जंगल कट गया तो सड़कों पर वहां आते थे। लेकिन अब देखिए, वहां पर हम लोगों ने हर घर में जल की व्यवस्था कर दी और नदियों को जोड़ने का भी वहां पर काम हम लोगों ने बजट में पास कर दिया, नदी भी जोड़ रहे हैं। तो एक पलायन हम लोग रोक रहे हैं। एक तो वहां से हमने शुरू कर दिया है उस आवारा पशुओं को छोड़ने का, जो अन्ना पशु वहां से, उसको वहां से शुरुआत हो गई है। बाकी ये जो पशु है उसके लिए भी हम लोगों ने जो गौ आश्रय केंद्र बनवाया है,
उसमें हो सकता है कहीं अनियमितता होगी। मैं विनय भाई की तरफ नहीं कहूंगा। ठीक है, मुझे भी समय की कमी है मेरे पास। विनय कुमार जी जल्दी से जवाब दीजिए, कहिए विनय कुमार जी, कहिए। जी हमारा जो आश्रय, विनय भाई मैं खत्म कर लूं, एक लाइन की बात है। चलिए अच्छा, कहिए गौ आश्रय केंद्र पर हो सकता है कहीं अनियमितता रही हो, उसको दुरुस्त किया जाएगा। और जो हम लोगों ने गौ आश्रय केंद्र बनाया है उसको अगर हम सुचारू रूप से चलाएंगे तो ये लोग जो गौकसी का समर्थन करते हैं, इन लोगों की वो मेन चीजें खत्म हो जाएंगी। और जो पशु बाहर छूट रहे हैं, जो लोगों के उसमें चरते हैं, उसको पकड़ के हम वहाँ पर आश्रय केंद्रों पर रखेंगे, उनको हम बेहतर करेंगे, कम होगा तो और ज्यादा। ठीक है अश्विन जी, जल्दी से विनय कुमार जी जवाब दीजिए, अभी समय कम है मेरे पास। सुनी जी कहे तो मेरे पीछे खेत है, अभी मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ खेत में आवारा पशुओं को चरते हुए। दिन दहाड़े ये हाल है, रात की बात छोड़ दीजिए, रात में झुंड के झुंड पशु जो है एक बार में पूरा खेत सुहाग है। आप ये बताइए गरीब किस तरीके से जुताई बुआई का व्यवस्था करता है, यूरिया की व्यवस्था करता है, डाई की व्यवस्था करता है। जो पौधा थोड़ा बड़ा होता है, जब एक बार में सब चल जाए तो उसके परिवार से पूछिए कि उसके घर में अन्न होगा, उसकी स्थिति क्या है, उसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे किसानों के अपने सारों द्वारा चलाए जाने के बाद क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि जो इनका खेत जो है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इनको सुरक्षित किया जाना चाहिए, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। और इसी के साथ इतना ही इस बुलेटिन में, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।